इग्नू से एमकॉम कोर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम MCQ 04 सब्जेक्ट नेम है आपका व्यावसायिक परिवेश, इस विषय का सैंपल क्वेश्चन आंसर PDF देखेंगे। इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF या फिर गैस पेपर भी कह सकते हैं। इस PDF का उद्देश्य लास्ट टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स की हेल्प करना है और इसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये सैंपल पेपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा और आपको बता दें इसका हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही इस PDF को देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस PDF में देखिए 3 सेट आपको सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तीनों ही सेट आपको सॉल्व दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अराउंड 30 क्वेश्चंस विद आंसर होंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को दोनों को ही स्क्रॉल करते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद चाहें तो इसके PDF को परचेज कर सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा WhatsApp कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, तो आप WhatsApp पे मैसेज करके इसकी PDF को परचेज कर पाएंगे, चाहे हिंदी मीडियम का PDF हो या इंग्लिश मीडियम का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, बाहरी परिवेश के प्रमुख घटकों का विवेचन कीजिए तथा व्यवसाय पर उनके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो बाहरी प्रवेश के घटकों के बारे में बताना है। तो बाहरी प्रवेश के जो घटक है उनको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला होगा सूक्ष्म परिवेश और दूसरा बृहद परिवेश, यानी कि छोटे परिवेश और बड़े परिवेश। और ये जो परिवेश हैं इनका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो सूक्ष्म परिवेश में देखिए आप लिख सकते हैं ग्राहक के बारे में, आपूर्तिकर्ता के बारे में, और यहाँ पे प्रतियोगी के बारे में, जनता के बारे में और विपणन मध्यस्थ के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ के बारे में। अगर हम वहीं बात करें बृहद यानी कि बड़े परिवेश के बारे में, तो इसमें आर्थिक परिवेश शामिल होता है, जनसंख्यांकी परिवेश शामिल होता है, सामाजिक परिवेश आता है, राजनीतिक एवं शासकीय परिवेश, उसके साथ साथ सांस्कृतिक परिवेश और प्राकृतिक परिवेश भी शामिल है। इसके अलावा तकनीकी परिवेश। तो ये 7 परिवेश है। 8वां परिवेश भी है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है, उत्पादक कंपनियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्पादक कंपनियों की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं उसको बताना है। तो उत्पादक जो कंपनियां होती है, जो निर्माणकर्ता होती है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको भी आप पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस PDF को परचेज करें, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उससे आप स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है, भारत में अपनाए गए उन वैधानिक उपायों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए जिन्हें नियोक्ता एवं कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण व सहयोग संबंध उत्पन्न करने के लिए तथा औद्योगिक मतभेद एवं विवादों को निपटाने के लिए लागू किया गया है। तो व्यावसायिक क्षेत्रों में बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिससे एक कर्मचारी और जो नियोक्ता है यानी उसको नियुक्त करने वाला व्यक्ति है, दोनों के बीच में कैसे संबंधों को स्टेबल रखा जाए और उनके बीच के मतभेदों को कैसे कम किया जाए। तो इनके लिए कौन कौन से नियम हैं उसको बताना है। तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कुछ कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा विधान पास किए गए हैं जो कि कानूनी मान्यता प्रदान होती है, और श्रमिक संघों तथा औद्योगिक संघों के बीच कानूनी रूप से उनके बीच में सभी विवादों को निपटाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, 1956 की पुरानी औद्योगिक नीति एवं 1991 की नई नीति में अंतर बताइए। तो 2 औद्योगिक नीतियों के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, जो कि एक है आपका 1956 की औद्योगिक नीति और 1991 की। तो इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे मिस हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपसे पूछता है, शेयर बाजार में निवेशकों के हितों एवं आत्मविश्वास को सशक्त करने के लिए सेबी SEIB द्वारा हाल ही में अपनाए गए उपायों की व्याख्या कीजिए तथा इस संदर्भ में सेबी अधिनियम 2002 में किए गए संशोधनों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए शेयर मार्केट अब हाल फिलहाल में आप सभी इससे परिचित होंगे। तो इसको जो है इसकी देखरेख कौन करता है, सेबी करता है।
तो सेबी ने जो निवेशक है, जो इस शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर रहा है, तो उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है, और जो पुरानी व्यवस्था थी 2002 में, उस संशोधन से किस प्रकार से ये भिन्न है, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 5, जो 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में था। तो सबसे पहले आप औद्योगिक नीति 1956 को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद आपको 1991 की नीति को डिस्क्राइब करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे पूछ सकता है, भारत में आर्थिक योजना के लिए अपनाए गए दीर्घकालीन उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो आर्थिक जो योजना है, दीर्घकालिक जो उद्देश्य हैं कि दीर्घकाल में, लंबे समय में आर्थिक योजना के द्वारा, आर्थिक विकास के द्वारा कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं या सफलताएं प्राप्त करनी है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ तो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आर्थिक विकास करना। हाल फिलहाल में देखिए तो उद्देश्य है भारत का कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाना भारत को, और विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो भी सामान उत्पादन किया जाए वो भारत में हो। संपूर्ण रोजगार की व्यवस्था की जाए, ठीक है, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। आय की असमानताओं को कम करना भी भारत में आर्थिक योजना का एक लक्ष्य है, और गरीबी कम करना भी एक आर्थिक लक्ष्य है। तो इस प्रकार से इसको आप बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारत में अच्छे कॉरपोरेट संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। तो कॉरपोरेट संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है आपका, पूंजी निर्गम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। तो पूंजी निर्गम के कौन कौन से तरीके या पद्धतियां हैं, उसको बताना है। तो इसमें हम पहली पद्धति देखते हैं, विवरण पत्रिका के माध्यम से सार्वजनिक निर्गम और विक्रय के लिए प्रस्ताव। तीसरा है निजी नियोजन। 4th पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, बुक बिल्डिंग। 5th पॉइंट है आपका अधिकार निर्गम। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका पार्ट बी हो सकता है, 1991 से 92 में भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए गए व्यापार सुधार की व्याख्या कीजिए। तो 1991, 1991 और 1992 में कौन से व्यापार सुधार कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस समय भारत सरकार द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, और इसके अलावा नवीन औद्योगिक नीति 1991 की भी इसी समय शुरुआत की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है आपका, सरकार की अधकर्मता भूमिका तथा संवर्धक भूमिका के बारे में अंतर बताइए। तो उद्यमकर्ता भूमिका और संवर्धक भूमिका के बारे में आपको यहाँ अंतर देना है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि उद्यमकर्ता भूमिका क्या होती है और संवर्धक भूमिका क्या होती है। इसका पार्ट भी हो सकता है, तकनीकी हस्तांतरण का औचित्य तथा इसकी प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो तकनीकी हस्तांतरण की क्या औचित्य है और इसकी क्या प्रणाली है, किस प्रकार से ये हस्तांतरण किया जाता है तकनीक का, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में 1985 के बारे में आपसे एक एक्ट के बारे में, अधिनियम के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा आपका निर्यात संवर्धन उपाय के बारे में हो सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे राष्ट्रीय आय तथा अनुदान में प्रवृत्तियां, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो इसी प्रकार से आपको पार्ट बी में यानी कि सेकंड सैंपल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और थर्ड भी होगा। सारे ही क्वेश्चन इसी प्रकार से विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करना हो तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।